Okay, big hello and welcome back. And good morning message already from Harshit, Parth, Risha, Vansh, Arnav and so on. Garv as usual in his Indian style, pranam. Chalo. So, how was your weekend? Now, there is somebody in the waiting room called as Arjun. Chalo, anyway, let's start. थोड़ा सा prolong chit chat हो गया लगता है ना? But sometimes when times are slightly heavy, तो कभी कभी थोड़ा chit chat से थोड़ा सा light and relax feel करते हैं हम लोग, है ना? Okay, Aryan says कि नहीं academic terms में नहीं बोला था, मैंने other terms में बोला. Shom also says कि हमारा तो चलो फिर भी जो भी है, लेकिन ये कि जिनका कॉलेज था उनका तो फर्स्ट ईयर ही गया. बिल्कुल सही बात बोला. कॉलेज का फर्स्ट ईयर तो बिल्कुल ही वो ऑनलाइन और वो सब के चक्कर में सारा बड़ा अटपटा सा हो गया. क्या कर सकते, can't help really. चलो let's start. We were discussing on different aspects of capacitor. I mean, so let's continue with that. अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे सिमेट्री मेथड. सिमेट्री मेथड में क्या होता है, ठीक है ना? ये एक काम करो, मुझे एक इनफाइनाइट का भी क्वेश्चन देना था, उसके बाद हम लोग सिमेट्री मेथड पे आएंगे. एंड दैट इज, सपोज आई से दिस इज द कैपेसिटर, ये एक सेल है, ठीक है, और ये भी एक कैपेसिटर है, ये भी एक कैपेसिटर है, इस तरीके से. तो ये सपोज 2 म्यू एफ है, ये 6 म्यू एफ है, ये 18 म्यू एफ है, एंड सो ऑन. और ये 1 म्यू एफ है, 3 म्यू एफ है, 9 म्यू एफ है, इट्स. तो ऐसे करके पूरा इंफिनिटी तक जा रहा है, ठीक है. और यहाँ पे सपोज कुछ 10 वोल्ट का बैटरी लगा, ठीक है, 10 वोल्ट का बैटरी लगा दिया. और पूछा जा रहा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो पहले तो सी इक्विवेलेंट निकालो, फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? चलो गो अहेड. ये देखो, जसराज का कमेंट आ गया कि हाँ बहुत मजा आया था उस दिन. और बेसिस की एक भी नहीं मिला है, तो हो सकता है कि वो सिग्निफिकेंट दिन जिन दिनों में गेम्स दिया गया था उन दिनों में नहीं आए होंगे. सोम सेज कि नहीं मिला था. क्रिश सेज कि आपका गोल याद है. चल anyway. ठीक है ना? I would like to ask a question, and that is, let us say कुछ कैपेसिटर्स जो है पैरेलल में ऐसे रखा है, मतलब C1, C2, C3, C4 ऐसे करते करते कुछ रखा है, जो जितने भी है 10, 12, 15, 6 जो भी रखा है. और सपोज मैं क्या करता हूँ, एक न्यू नेटवर्क बनाता हूँ जिसमें उतने ही कैपेसिटर्स है, ठीक है ना? लेकिन इसमें अगर C1, C2, C3 इस तरीके से है, तो इसमें सपोज NC1, NC2, NC3 अप टू NCR या जो भी है CR तक है. यानी इस नेटवर्क में अगर मान लो C इक्विवेलेंट होता है, और अगर ऐसे एक पैरेलल नेटवर्क बनाता हूं जिसमें एक एक कैपेसिटर को मैप करके बनाया गया है, लेकिन n टाइम्स ईच. तो अगर यहाँ पे C1 है तो वहां पे n टाइम्स C1, यहाँ पे C2 है तो वहां पे n टाइम्स C2, यहाँ पे C3 है तो वहां पे n टाइम्स C3. इस तरीके से एग्जैक्टली मैप करके बनाया गया है. तो इन दैट केस इसका जो C इक्विवेलेंट डैश होगा वो बता सकते हो कितने टाइम्स होगा? बताओ जरा. ओके, आर्यन ने तुरंत आंसर दिए हैं. ओके, सक्षम ने भी दिया है, आदित्य माथुर सबने दे दिया. सो सिंपल, इट विल बी n टाइम्स C इक्विवेलेंट. बिल्कुल सही. अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो.
सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास ऐसे सीरीज में बहुत सारे, और इसका मान लो सी इक्विवेलेंट है ये C1 C2 C3 अप टू Cn, और मैंने क्या किया, एक और नेटवर्क खड़ा किया मैंने जिसमें सब कुछ सेम रखा है, लेकिन एक एक कैपेसिटर m टाइम्स है, यानी MC1 MC2 MC3 इस तरीके से MCn। तो अगर इसका C इक्विवेलेंट होता है तो इसका C इक्विवेलेंट डैश कितना होगा, बता सकते हो? ओके, आदित्य से इसकी पाई है। ओके, सक्षम says m times, Shreyashi m times, Rishabh Jain 1 upon m times, Parth Bansal m times, Aryant into m, Harshit into m। ये अपॉन m नहीं हो जाएगा क्या, पूछ रहा हूं। Vansh also m times। चलो ठीक है, यू आर राइट, ये भी m टाइम्स C इक्विवेलेंट हो जाएगा। कहने का मतलब समझो, कई बार एक दिमाग में काम करता है इज दैट कि देखो सीरीज में तो 1 अपॉन वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं, तो वो 1 अपॉन में m चला जाएगा, देखो वो फिर 1/c इक्विवेलेंट भी तो होता है। तो देयरफॉर क्योंकि एक दो आंसर्स आए हैं जो कि 1 अपॉन m टाइम्स, तो मैं उनको एड्रेस कर रहा हूँ, बाकी तो लगभग सबने आंसर्स m टाइम्स ही दिया है, बट फिर भी कुछ लोग ने दिया है, यानी 1/c इक्विवेलेंट डैश। अच्छा, 1/c इक्विवेलेंट क्या है ना, 1/c1 प्लस 1/c2 इस तरीके से। अब 1/c इक्विवेलेंट डैश क्या होगा, 1/mc1 प्लस 1/mc2 इस तरीके से। तो अगर मैं 1/m कॉमन लेता हूं तो 1/c1 प्लस 1/c2 इस तरीके से, और वो क्या हो जाएगा, 1/c1 प्लस 1/c2 वाला क्या है, 1 अपॉन c इक्विवेलेंट, so that is equal to 1 upon m into c equivalent, तो ये हो गया 1 upon c equivalent dash, so therefore c equivalent dash is equal to m times c equivalent। तो you might be wondering कि हम लोग ये डिस्कस क्या कर रहे हैं, तो है ना, सीरीज में m टाइम्स और पैरेलल में m टाइम्स, उसकी वजह से क्या चेंज होगा, ये किसके लिए हम लोग क्यों कर रहे हैं, नमस्कार। तो यानी हमने फाइनली क्या देखा, हमने देखा कि देखो सीरीज हो या पैरेलल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीरीज हो या पैरेलल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं किसी सर्किट का एक एक कैपेसिटर को m टाइम्स रिप्लेस करता हूं, इन दैट केस उसका इक्विवेलेंट भी m टाइम्स हो जाता है। अब दैट्स एन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, और ये ऐसे नहीं है कि सीरीज में 1 अपॉन m टाइम्स और पैरेलल में m टाइम्स या वाइस वर्सा, ऐसे नहीं है। कोई भी सर्किट में चाहे सीरीज हो या पैरेलल हो, कुछ भी करो, अगर मान लो पुराने सर्किट का रेप्लिका बनाते हो और एक एक कैपेसिटर को रिप्लेस करके m टाइम्स से रिप्लेस करते हो, तो इन दैट केस इक्विवेलेंट भी m टाइम्स हो जाएंगे। दैट्स द केस। नाउ व्हाट डज इट लीड टू, व्हाट इट लीड्स टू इज दैट कि अब मैं इस चीज को यहां पे यूज करूंगा इस सर्किट। बाय द वे अगर इसको सॉल्व करके किसी का आंसर आ रहा है तो दे दो, ठीक है। तो मैं इसको यूज करूंगा यहाँ पे कैसे, देखो फिलहाल के लिए तो मैं बैटरी हटा देता हूं, जरा इस नेटवर्क को स्टडी किया जाए। इस नेटवर्क में अगर देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे हो गए 2 1 फिर 6 3 18 करके, चलो ठीक, लेट अस से इसका इक्विवेलेंट है सपोज x। बाय द वे देहम हैज गिवन एन आंसर, ठीक है ना, देहम हैज गिवन एन आंसर, तो ये हो गया x। अब ये काम करता हूं, मैं पहले वाले को हटा देता हूं, तो जरा एक काम करो, एक चीज कंपेयर करके देखो, जो हमारा ओरिजिनल नेटवर्क था उसमें क्या था 2 1 6 3 18 19 इस तरीके से। अब जो नेटवर्क इसको काटने के बाद जो रह गया नेटवर्क, उसमें क्या हो रहा है, मैं 2 1 का 3 टाइम्स, तो यानी 6 इधर 3 हो गया। ओरिजिनल का सेकंड 6 था, अब हमारा सेकंड क्या 3 टाइम्स है, मतलब काटने के बाद। ओरिजिनल का सेकंड 3 था, हमारा जो है 9 है। यानी अगर मैं ओरिजिनल नेटवर्क को कंपेयर करूंगा, एक हटाने के बाद काटने के बाद जो नेटवर्क बच गया, उसमें देखो एक एक पोजीशन पे या कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे कैपेसिटर्स 3 टाइम्स हो गया। इससे क्या हिंट मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ओरिजिनल का x होता है तो इसके जो पीछे का होगा वो होगा 3x। यानी अब मैं इसको इस तरह से लिखूंगा 2 1, ये x है और ये हो जाएगा 3x।
तो अब देखो ये तो पैरेलल है, तो 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1 इंटू 2 बाय 3x प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो 3x प्लस 3 है, उसको ले जाऊंगा तो 3x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 6x प्लस 2, यानी 3x स्क्वायर, 3x माइनस 6x इज माइनस 3x, माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 is 12 to the 24 by 2a। ठीक है, b स्क्वायर माइनस माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, 24 प्लस 9 दैट इज 33, यानी x इक्वल टू 3 माइनस वाला तो होगा नहीं, प्लस रूट अंडर 33 बाय 6। तो चाहो तो ऐसे लिख सकते हो हाफ प्लस रूट अंडर 33 बाय 6, है ना। वैसे तो रूट अंडर 33 बाय 36 भी कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा 11 बाय 12, है ना। देख लो जो भी करना, व्हाटएवर यू विश। हाफ प्लस रूट अंडर 11 बाय 12। एक बार मेरे कैलकुलेशन में चेक कर लेना, ठीक है ना। तो ये अगर x होता है तो ये नेटवर्क जो एग्जैक्टली 3 टाइम्स होगा, तो वो 3x कर दिया, तो ये ऐड हो जाएगा पैरेलल में 3x प्लस 1, ठीक है ना। और 3x प्लस 1 इंटू 2 बाई 3x प्लस 1 प्लस 2, ये हो गया 3x प्लस 3, तो यानी ओ यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, अच्छा नहीं ठीक है, 3x प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 6x प्लस 2 माइनस 3x माइनस 2 0। ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, कुछ कुछ आंसर्स तो आए हैं, बट आई थिंक ये वाला शायद नहीं है। एक बार मेरा कैलकुलेशन भी चेक कर। अच्छा, अब आते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। एक काम करें, इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लें, रूट अंडर 11 बाय 12 11 बाय 12 के अप्रोक्सीमेट क्या लिया, 0.9, है ना, 0.9 आ रहा है, इधर 0.95 ले लेते हैं, है ना। पॉइंट इसको 0.95 ले लेते हैं और इसको 0.5 अप्रोक्सीमेट, मतलब 1.45 ले लेते हैं, चलो। ठीक है ना, तो चलेगा ना। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1.45 ले, पूरा कैलकुलेशन ठीक करने के लिए, और कोई बात। तो अगर ये 1.45 होगा तो 10 वोल्ट का बैटरी है, यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहले वाले का था, है ना। तो पहले वाले का आ गया 14.5। ठीक है, अच्छा अब देखो, यहां पे है 1 और इसके अगला जो होगा वो होगा 3 इंटू 1.45। ये पूरा जो नेटवर्क का होगा ये होगा 3, क्योंकि x तो यहाँ का है, तो यहाँ का तो 3x होता है, 3 इंटू 1.45, यानी यहाँ पे जो जाएगा ना वो जाएगा 14.5 इंटू 1 बाई, ठीक है ना, 1 प्लस इसका थ्राइस, तो इसका थ्राइस होगा 1.4, तो 4.2, 4.35, 5.35, ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा 14.5 इंटू 4.35 बाय 5.35, तो 4.35 बाय, ठीक है, ये यहाँ का। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जाएगा 3, लेकिन तब तक उसका सर्किट का भी 3 टाइम्स हो चुका है, तो वो इसी रेशियो में आएगा फिर से इस वाले, तो यानी इसका हो जाएगा फिर अब 14.5 इंटू 4.35 बाई 5.35 इंटू 1 बाई 5.35। ठीक है,
तो फिर 18 वाले का क्या होगा ना, इसी का फिर वही, तो यानी 14.5 इंटू 4.35 बाई 5.35 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये इसका था। तो अब इसी का 1 पॉइंट, यानी इसका हो जाएगा 14.5 इंटू 4.35 बाई 5.35 का होल स्क्वायर इंटू फिर ये वाला, यानी 1/5.35, ठीक है। तो आई थिंक इससे एक लगभग एक पैटर्न पता चल गया होगा, है ना। अब सॉरी, अब आई थिंक लगभग इसका एक पैटर्न पता चल गया होगा। और जो है हटा देता हूँ, इसका जरूरत नहीं इसका। इसमें देखो क्यू एन एफ 2 मिलियन, वो क्या होगा ना 14.5 इंटू 4.35 बाई 5.35 टू द पावर n-1, ये आ रहा है। और क्यू एन एन 1 मिलियन, वो आएगा 14.5 इंटू 1/5.35 इंटू 4.35 by 5.35 to the power n-1, ठीक है ना। देख लो अच्छे से, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन ऑल द कैपेसिटर्स, ये भी हमने निकाल लिया। सर 5.35 कौन सा है था? एक्चुअली देखो ये 1 है और इसका 1.35 आया था, तो इसका क्या आएगा, उसका 3 टाइम्स, तो 1.35 का 3 टाइम्स, नहीं 1.45 का 3 टाइम्स, सर ओके सर। तो वो 4.35 आया, है ना, और 4.35 और ये 1 आ गया, तो 1:5.35 ये यहाँ का हो। फिर बाकी उधर जाएगा तो वो 4.35:5.35 हो, ये 1 तो इधर जा चुका है, तो बाकी 4.35 उसमें जाएगा और फिर वही फ्रैक्शन रिपीट होता जाएगा। तो ऊपर वाले में तो डायरेक्ट 4.35 बाई 5.35 का टू द पावर है, सॉरी n-1, और नीचे वाले में एक 1/5.35 का भी एक पैरामीटर आ रहा है, ठीक है। बाकी तो सिमिलर है ना, ठीक है। चलो, सो दैट्स अप्रोक्सीमेटली। अच्छा ऐसा है ना, देखो ये तो थोड़ा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि हमने जो वैल्यूज दिया है उसके हिसाब से रूट वूट कुछ चक्कर पड़ रहा है। अब एग्जाम में क्या होता है ना, वो देख के वैल्यूज देंगे सो दैट थोड़ा सा फ्रैक्शन ठीक ठाक आ जाएगा, मे बी रूट वगैरह ना आए। अच्छा रूट अगर नहीं आता है तो दैट केस थोड़ा सा कुछ इजी हो जाता है ना, बिकॉज देन द नंबर्स विल बी स्लाइटली इजियर टू डिसाइफर आल्सो, तो दैट्स द केस। तो वो तो चलो एग्जाम की बात है, मैंने तो ऐसे ही उठा के दे दिया क्वेश्चन क्विज अभी जो दिमाग में है, इसलिए थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज्यादा, ठीक है। बट एटलीस्ट हाउ टू डू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका आइडिया अब आई होप लग गया, है ना। चलो लेट्स मूव ऑन नाउ। तो मैं सिमेट्री मेथड की बात कर रहा था, तो अब हम लोग सिमेट्री मेथड पे थोड़ा ध्यान देंगे। ये कई बार ना सिमेट्री का बहुत फायदा उठाया जाता है, तो मैं एक क्वेश्चन दूंगा, उससे देखते हैं सिमेट्री कैसे फायदा पहुंचाता है, ठीक है। और वो है दैट ऑफ अ पिरामिड। एक पिरामिड है जिसमें ऐसे तार लगा हुआ, ये बेस ऑफ द पिरामिड है और ये उसके बाकी लाइन्स, सारे सी इक्वल है। अच्छा ये लाइन ध्यान रखना, इंटरसेक्टिंग नहीं है। वो तो ऐसा है ना, अगर एक बेस में ट्रायंगल है, फिर ऊपर से ऐसे नीचे से ऐसे ज्वाइन करोगे, तो वो कहीं ना कहीं से देखोगे तो कुछ लाइंस तो
एक लाइन के ऊपर एक लाइन तो दिखेगा, पर इसका मतलब नहीं वो टच करता, ठीक है ना। इनफैक्ट ये तो आसपास भी नहीं है, ये वाला वायर और ये वाला वायर एक्चुअली आसपास भी नहीं, ये 3D में आगे है थोड़ा सा, अब वो सब तो अपने आप विजुअलाइज कर लो। तो यू टू फाइंड आउट द कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, सारे सी ईच है, ठीक है। चलो जल्दी करें। सर ये जो बीच से लाइन जा रही है ऊपर है, प्लेन के ऊपर। ये पिरामिड है, देखो ये बेस वाला ट्रायंगल, ठीक है सर। ये बेस वाला ट्रायंगल है, ये वर्टेक्स है, तो बेस वाला ट्रायंगल यहाँ पे है, वर्टेक्स यहाँ पे, तो इससे भी वो कॉर्नर्स को ज्वाइन किया, तो अपने आप विजुअलाइज, तभी मैंने इसका हेडिंग पहले ही डाल दिया पिरामिड। ये बोर्ड के ऊपर नहीं है, बोर्ड के ऊपर बस ये है, ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे कहीं पे है, सो दैट यहाँ से एक लाइन ज्वाइन कर दिया, फिर यहाँ से एक लाइन ज्वाइन कर लिया, फिर उधर से भी एक लाइन ज्वाइन हो गया, मतलब वो वाला कॉर्नर इस तरीके से। तो 3D में है, थोड़ा सा विजुअलाइज कर लो अपने आप। अब 3D को 2D में बनाओगे तो कुछ अड़चन तो आएंगे, कांट हेल्प इट। ओके, एक आंसर आ चुका है, आदित्य ने दे दिया फटाफट, एंड दैट इज 2C। अरियंत ने C/2 दिया है, आदित्य ने 2C दिया है। सक्षम ने C दिए हैं। वेरी लेस नंबर ऑफ आंसर्स, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्रिश 3C/2, अरियंत 2C। वैसे एक चीज है कि बहुत वैरायटी ऑफ आंसर्स है, एट लास्ट एक जाके रिपीट हो रहा है, दैट इज अरियंत ने रिपीट। अच्छा, अरियंत ने अपना आंसर चेंज किया है, चलो ठीक, no issues। ठीक है, अभी काम करता हूँ मैं ना, इसमें थोड़ा नेविंग कर देता हूँ, ये तो ए बी हो गया, यानी यही बेसिकली ये अपनी पॉइंट हो गया, है ना। नहीं ए बी नहीं, तो सी के साथ दिक्कत है, सी तो कैपेसिटेंस भी है ना, तो मैं इसको 1 2 3 4, और ये जो व्यू दिखाया मैंने, ये तो चलो खैर एक व्यू है, मैंने इसको इधर से देखा तो कैसे दिखेगा। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, तो 1 और 2 के बीच में कैपेसिटेंस मैं मार्क भी करता जाऊं, तो ये इंक्लूड होगा। 1 और 3 के बीच में कैपेसिटेंस, चलो ये भी इंक्लूड। 2 और 3 के बीच में कैपेसिटेंस, चलो ये भी include। अब 4 वाला पॉइंट में यहां पे लिखते हम नहीं, तो 1 से लेके 4 ये इंक्लूड कर लो, 1 से लेके 4 तक, फिर 2 से लेके 4 तक, 2 से 4 ये भी इंक्लूड हो गया, और 3 से लेके 4 तक ये भी इंक्लूड, लाइक 3 से 4 तक ये भी। मैं थोड़ी देर के लिए, मैं जो है हर्षित ने भी आंसर दिया C/2, मैं थोड़ी देर के लिए इस कैपेसिटर को गायब कर, थोड़ी देर के लिए। इसके वजह रीजन है इज दैट, ध्यान से देखो, अभी एक विस्टोन ब्रिज मिल गया, और टेढ़ा मेढ़ा है, इसको खींच दूंगा तो विस्टोन ब्रिज और अच्छे से दिखेगा, बट है तो विस्टोन ब्रिज, देखो C1/C2 C3/C4 ये गायब हो जाए, यानी इसको गायब कर, तो दिस गोज अवे, व्हाट रिमेन्स इज, तो ये तो 2 C और C सीरीज में तो C/2, ये भी C/2, और ये C, यानी C इक्विवेलेंट हो जाएगा C/2 प्लस C/2 प्लस C, यानी 2C। तो दो जने का आंसर थे, सेम थे, करेक्ट थे। इनफैक्ट देव ने भी आंसर दिया, गर्भ ने भी आंसर दिया, एवरीबॉडी इज गिवन आंसर C/2, C/2 नहीं है, आंसर इज 2C, ठीक है। तो चेक कर लो, जस्ट लुक एट द डायग्राम में भी वंस मोर। रवि डायग्राम मत मिटा, अबे रवि डायग्राम मत मिटा। हाँ ठीक है, वो एक बार जस्ट देख लो। एक्चुअली क्या था, देखो इसी डायग्राम को ना मैं थोड़ा सा यहाँ से देख रहा हूँ, so that मैं फ्रंट में 1 2 3 रख के देख रहा हूँ, तो उस साइड से अगर देखता हूँ ना तो थोड़ा खुल के आ जाता है कि एग्जैक्टली अरेंजमेंट क्या है। कई बार 3D अरेंजमेंट में ये ना थोड़ा छुप जाता है, तो कई बार वो दिखता नहीं है, बट आई थिंक ये अरेंजमेंट तो ज्यादा क्लियर है, इससे एकदम बिल्कुल क्लियरली दिख गया कि कौन से कैपेसिटर हटने वाले एंड सो ऑन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन सिमेट्री मेथड।
This question of symmetry method is on a cube. और मुझे इन दोनों डायगोनल के बीच में फाइंड सी इक्विवेलेंट, और सारे सी ईच है वो तो ऑब्वियस है, तो इट्स अ क्यूब. अब पिरामिड हट गया, pyramid is now being replaced by a cube. Question is the same, and that is find C equivalent. चलो, go ahead. सारा C each. To find out the C equivalent of the cube. चलो जल्दी करो. देखो, पहली बात तो इसमें हाई डिग्री ऑफ सिमेट्री होने से क्या होता है कि अगर मान लो मैं यहाँ पे एक V वोल्ट का बैटरी अटैच करता हूँ तो कुछ ना कुछ चार्ज निकलेगा. तो लेट्स से Q चार्ज निकला. अच्छा, वो Q चार्ज जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो जरा देखो, ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता बड़े सिमेट्रिकल है, और ये तभी इसका नाम दिया जा रहा है सिमेट्री मेथड. तो मैंने इसमें हेडिंग दिया था सिमेट्री मेथड. ये पिछले वाला क्वेश्चन में सिमेट्री मेथड से ही सॉल्व हुआ. सिमेट्री के कारण ही हमने देखा कि वो बीच का कैपेसिटर गायब करके एंड ऑल दोस थिंग्स, दैट वाज प्योरली बिकॉज़ ऑफ सिमेट्री. इसमें मैं देख रहा हूं एक अलग टाइप का चीज है. इज दैट क्यू चार्ज अगर यहाँ आता है तो ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता बिल्कुल बराबर तरीके से एकदम सिमेट्रिकल, यानी इक्विवेलेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा. यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे प्लस माइनस क्यू बाई 3, इसमें भी प्लस माइनस क्यू बाई 3, और इसमें मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस क्यू बाई 3. अब एक आपको रिवर्स की तरह सोचो कि यहाँ पे क्यू चार्ज निकलेगा, इसका मतलब क्यों? क्योंकि सर्किट में अगर क्यू चार्ज एंट्री करता है यहाँ पे तो वहां पे एग्जिट करेगा, यानी क्यू चार्ज यहाँ से निकल आएगा. अब बताओ, अगर क्यू चार्ज यहाँ पे जाता है और इक्विवेलेंट क्यू बाई थ्री बटता है तो फिर यहाँ पे क्यू बाई थ्री कलेक्ट भी सेम तरीके से होगा. यानी फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस माइनस क्यू बाई 3, यहाँ पे भी लिखूंगा प्लस माइनस क्यू बाई 3, और यहाँ पे भी लिख सकता हूँ प्लस माइनस क्यू बाई 3. ये तीन का तो आ. अब जरा देखो एक और सिमेट्री एलिमेंट में कैसे यूज कर कि देखो ये क्यू बाई 3 अगर होता है तो ये जो रास्ता है और वो रास्ता है वो फिर सिमेट्रिकल है. ये थोड़ा रियलाइज करो खुद ही. तो इसका मतलब क्या, अगर क्यू बाई 3 आ रहा है तो ये सिमेट्रिकली बटेगा, यानी आधा आधा बटेगा. यानी यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस क्यू बाई 6, और इसका भी हो जाएगा प्लस माइनस क्यू बाई 6. अब एक काम करो, यहां से स्टार्ट करो और एक किरचॉफ लॉ लो. तो क्या होगा, मैं यहां से अगर ले जाता हूं तो इन दैट केस माइनस क्यू बाई 3 अपॉन सी, तो माइनस क्यू बाई 3 अपॉन सी, फिर माइनस क्यू बाई 6 अपॉन सी, वोल्टेज चेंज क्यू बाई सी, तो क्यू बाई सी की जगह क्यू बाई 3 अपॉन सी, माइनस क्यू बाई 6 माइनस क्यू बाई 3 अपॉन सी प्लस वी इक्वल टू 0. यानी क्यू बाई सी अगर मैं कॉमन लेता हूं तो 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू बी. यानी ये तो 2 1/3, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 यानी 5/6 हो जाए, है ना. तो यानी 5/6 क्यू बाई सी इज इक्वल टू वी, यानी क्यू अपॉन वी आ गया इक्वल टू 6/5. यानी इसका जो सी इक्विवेलेंट होगा, ठीक है ना, इसका जो सी इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा 6/5. और नीचे वाला पार्ट
सर टेढ़ा हो गया, चलो कोई नहीं, आप समझ जाओ, ठीक है ना, तो that's all. लेकिन ये जो मेथड हमने अपनाया, ओके, सो सागरिका, सोम एंड आई थिंक वन मोर had given the correct answer. देवव्रत तिवतिया, देव तिवतिया, सागरिका एंड सोम had given the correct answer. बाकी ट्राई किए थे, सी आ रहा था, आई डोंट नो व्हाई. चलो देख लो, जहां पे भी मिस्टेक हुआ था तो मे बी कैन जस्ट अपडेट एंड करेक्ट योरसेल्फ. अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, इज दैट ये जो मैंने मेथड अपनाया, ये इस क्वेश्चन के लिए तो अच्छा ही था, कोई ऐसे दिक्कत नहीं है. लेकिन एक दिक्कत पता क्या है, पोटेंशियली बाद में हो सकता है, दैट इज क्या इतना रोबस्ट तरीके से, थोड़ा सोचने वाली बात है कि क्या इतना रोबस्ट तरीके से मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बना पाऊंगा ऐसे हर क्वेश्चन, जैसे एकदम पूरा डाउन टू द लास्ट कैपेसिटर Q/6 Q/3 बड़े अच्छे से मैंने चार्ज के अरेंजमेंट किया है. क्या ये हर केस में पॉसिबल हो पाएगा? इंटरेस्टिंगली नो. ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही सिमेट्रिकल, ये क्वेश्चन सिमेट्रिकली नहीं बल्कि कुछ ज्यादा ही सिमेट्रिकल, जिस चक्कर में क्या है कि ये फिजिबल हो पाया, हर केस में ऐसे फिजिबल नहीं हो पाए. एंड देयरफॉर 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 इस क्वेश्चन को करने का मैं एक और मेथड बता रहा हूं, तो इसको भी सब मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना चाहता हूं. अब देखो जरा ध्यान से मैं कैसे बना. देखो इतना तो पता चल गया ना कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे इक्वल होगा सिमेट्री से. नाउ यू माइट से कि यही चीज तो आप मना कर रहे हो अगर फ्यूचर में और क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में फ्यूचर में हो सकता है कि इतना रोबस्टली हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बना पाएंगे, बट उसमें भी कुछ ना कुछ हम सिमेट्री से ढूंढ लेंगे. जैसे इस केस में तो कुछ ज्यादा सिमेट्रिकल था तो थोड़ा आसान हो गया. देखो मैं करना क्या चाहता हूँ जरा समझो. इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना पड़ेगा क्योंकि चार्ज सेम है और कैपेसिटेंस भी सेम. अब जरा समझो, सपोज कोई कॉमन पॉइंट है, यहाँ से 5 वोल्ट नीचे एक पॉइंट है, यहाँ से 5 वोल्ट नीचे एक और पॉइंट है, और यहाँ से 5 वोल्ट नीचे एक और पॉइंट है. तो ये बताओ, ये जो 3 पॉइंट्स के बारे में मैंने बोला, इन तीनों का पोटेंशियल सेम होगा. क्यों? क्योंकि कॉमन पॉइंट से ये 5 वोल्ट नीचे, ये भी 5 वोल्ट नीचे, ये भी 5 वोल्ट नीचे, तो ये तीनों तो कॉमन पोटेंशियल पे आ गया ना. तो तीन जब पोटेंशियल सेम हो जाते हैं तो उनको जोड़ने में कोई नुकसान नहीं है या नहीं. तो इसलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा काम दे देता हूँ. यहाँ ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, और ये सपोज एच. तो देखो क्या हो रहा है, अगर मैं देखता हूं यहां से ए से स्टार्ट करूं, तो सी, बी और एफ सेम पोटेंशियल पे होगा. क्यों? क्योंकि इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस Q/3C, इसका भी Q/3C, इसका भी Q/3C, और तीनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे. तो देखो सी, बी और एफ तीनों एक ही पॉइंट हो जाएगा, यानी जोड़ा जा सकता. यानी मैं जोड़ देता हूं, ये ए पॉइंट हो गया और यहाँ पे हो गया सी, बी, एफ, तीनों एक ही जगह. अब देखो, ए से बी एक कैपेसिटर, ए से सी एक कैपेसिटर, ए से एफ एक कैपेसिटर. सी सी सी, क्योंकि तीन ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुका है तो कहीं ऐसे मिस ना हो जाए, इसलिए मैं इसको मार्क कर देता हूं, ये भी और ये. उसके बाद इधर वाले से आ जाओ, एच. ये देखो ई वाला पॉइंट, डी वाला पॉइंट और जी वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो. क्यों? देखो वही सेम पोटेंशियल डिफरेंस Q/3C और Q/3C और Q/3C, ये कॉमन पॉइंट है. तो देयरफॉर डी, ई और जी भी ज्वाइन हो सकता है एच के साथ. यानी अगर ये एच हुआ तो ये हो जाएगा डी, ई और जी, डी, ई और जी. हाँ, डी, ई और जी. तो एच और डी, एच और ई और एच और जी, तीन कैपेसिटर पैरेलल. लो जी, ठीक है. इन तीनों को भी 1 2 3 ये भी इंक्लूड हो चुका है. जो जो इंक्लूड होता जा रहा है मैं टिक भी लगा रहा हूँ, नहीं तो कहीं दंगल में छूट जाएगा तो पता नहीं चलेगा कि जोड़ा गया है नहीं. अब देखो एफ और जी के बीच में कैपेसिटर, चलो जो टिक लगाओ, ये एफ, ये जी हो गया. फिर एफ और ई के बीच में कैपेसिटर है, ये एफ, ये ई, चलो जी टिक लग गया. बी और जी के बीच में कैपेसिटर है, ये बी है, ये जी है,
हो गया जी, बी और जी। फिर सी और डी के बीच में कैपेसिटर है। ये सी है, ये डी है, लो जी कैपेसिटर जोड़। सी और ई के बीच में कैपेसिटर है, ये सी है, ये ई है, लो जी एक और जोड़। और लास्ट में बी और डी के बीच में भी कैपेसिटर है, तो ये भी जोड़। ये बी है, ये डी है, इसको ऐसे जोड़। अब बताओ, तीन सीरीज में तीन पैरेलल में है, यानी इसके इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 3C। इसका क्या हो जाएगा? 6C। इसका क्या हो जाएगा? 3C। यानी मैं लिख सकता हूं आराम से 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3C प्लस 1/6C प्लस 1/3C, यानी 6C कॉमन लो तो 2 प्लस 1 प्लस 2, यानी 5/6C। बस दैट्स इट। यानी C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वही आगे देखो, ठीक है ना, वही आगे देखो 6/5C। लेकिन सोचने का नजरिया अलग, इतना भी सेम नहीं है ना। तो देयरफॉर इस बार थोड़ा सा अलग तरीके से हमने सॉल्व किया। खैर आंसर तो सेम ही आना था, ये 6/5C। और पिछले वाले मेथड कुछ ज्यादा सिमेट्रिकल होने के कारण उसको यूज किया था, तो ये भी 6/5C आ गया। ठीक है, चलो, सो दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक और क्वेश्चन भी है इसी क्यूब के ऊपर। अभी तक हमने जो एनालिसिस किया था वो है डायगोनल के अक्रॉस अगर दो वायर्स जोड़ोगे तो ये होता है सबसे सिमेट्रिकल ओरिएंटेशन। तो इस चक्कर में थोड़ा सा क्वेश्चन रिलेटिवली इजी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि और भी क्वेश्चंस कठिन हो जाता है, बट यस, इसके जैसे इतना इजी नहीं होगा, बट हाँ, मे बी 10% मोर डिफिकल्ट होगा, बट होगा। So again we are continuing with symmetry and interestingly we are continuing with cube. We are continuing with symmetry and we are continuing with cube. बस एक इस बार ज्वाइनिंग पॉइंट्स थोड़ा अलग है, there's a change. So I'm continuing with cube only. इस बार ओरिएंटेशन अलग है, that's it. ठीक है ना, चलो go ahead and find out this equivalent for this. It's again cube. चलो time starts now, quickly do. Aditya is given 4C/3. Dave has given 2C. Aryant has given 8C/7. Deham 2C/3. Rishabh 2C. Many answers coming up. This is the latest tally here. Now Deham has changed his answer to 3C/2. So maybe
रिवर्स करना भूल गया, चलो कोई बात। अच्छा देखो इस बार थोड़ा सा अलग इस तरीके से है कि उतना भी सिमेट्रिकल नहीं, ये भी सिमेट्रिकल है ऑब्वियसली, सिमेट्रिकल यूज तो इसमें भी होगा, लेकिन उतना सिमेट्रिकल नहीं, इन द सेंस कि अगर मैं बैटरी जोड़ भी देता हूँ और अगर क्यू चार्ज आता भी है, इस बार Q/3 नहीं होगा। तो इसलिए अगर पूछोगे कि भाई क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दैट्स लिटिल टफ टू से। लेकिन अभी तक तो सिमेट्री का कुछ ध्यान ही नहीं दिया हमने। अच्छा एक और आंसर आ गया, सागरिका इज गिवन 7C/3। तो सिमेट्री का तो हमने अभी तक यूज ही नहीं किया, तो सिमेट्री पहले देखते हैं कि है कहां। तो इस बार मैं सिमेट्री प्लेन बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखो, क्योंकि एंट्री और एग्जिट पॉइंट को लेके कुछ करना होता है ना। तो देखो ये सिमेट्री प्लेन, ये सिमेट्री प्लेन है। ये क्या कर रहा है, क्यूब को उस तरफ डायगोनली और इस तरफ डायगोनली जो है आधे आधे में डिवाइड कर, ठीक है। तो इससे क्या होता है इससे ये होगा कि इस सिमेट्री प्लेन के इस तरफ और इस तरफ तो सेम चार्ज आएगा, पर ये सिमेट्री प्लेन के ऊपर है, तो यहां से अगर चार्ज आता है तो ये वाला और ये वाला सिमेट्रिकली मौजूद है। देखो इस प्लेन के जितना दूर ये है इतना दूर ये है, लेकिन ये तो प्लेन के ऊपर ही हाजिर है ना। तो देयरफॉर इस बार तीनों सिमेट्रिकल उस तरीके से नहीं, पर हाँ ये और ये सिमेट्रिकल है, इसलिए इसका चार्ज और इसका चार्ज सेम है। लेकिन रुको, अभी अगर ये क्यू आता है तो कितना कितना होकर इक्वल होगा, ये हम अभी फिलहाल तो नहीं बता रहे, लेकिन इक्वल होने का फायदा उठाएं। कैसे? कॉमन पॉइंट है, लेट्स से ये बी है और ये सपोज सी है, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है और यहाँ पे चार्ज सेम है, कैपेसिटेंस सेम है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ए बी का और ए सी का सेम हो। उसका फायदा क्या होगा ना, पोटेंशियल एट बी और सी अब बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर अगर मैं ड्राइंग शुरू करता हूं इसके इक्विवेलेंट, तो ये आ गया पॉइंट ए और ये बी और सी को जोड़ देंगे, लो जी बी और सी कॉमन। तो अगर बी सी कॉमन है तो उधर तो इसका डी नाम दे देता हूं सब कुछ, ई एफ जी एच, अभी इतना ही है। ये बी सी हो गया और इधर हो गया डी। अब देखो AB के बीच में कैपेसिटर, AC के बीच में कैपेसिटर, लो जी टिक लगाओ। AB के बीच में और AC के बीच में, ओके। सिमिलरली BD के बीच में, CD के बीच में लगाओ टिक। BD के बीच में, CD के बीच में, ओके टिक। अब यहां से A से H, चलो ओके। उसके बाद देखो फिर सिमेट्री है, कैसे? H से आगे जितना जा रहा है इधर का सिमेट्री और इधर का सिमेट्री, ये दोनों कैपेसिटर सिमेट्री है, यानी G और F जो है एक ही पॉइंट पे जुड़ जाए, यानी यहाँ पे G और F, और ये तो H है। अब H और G के बीच में कैपेसिटर, H और F के कैपेसिटर, तो H और G और H और F, ओके। ध्यान से देखते जाओ। फिर G और E और F और E वाले पॉइंट ठीक इसके नीचे लगा देता हूं, तो G और F तो ज्वाइन हो चुका है, देखो तो G से E, F से E, तो ये दोनों टिक्का लगाओ, तो G से E, F से भी E आ गया। फिर E से D लगाओ टिक्का, फिर D से E आ, और they have asked, सोम पहले मैं तो सोम का ही क्वेश्चन लेता हूँ। सोम ने पहला पूछा दैट इज H का पोटेंशियल अलग क्यों? देखो इसलिए क्योंकि सिमेट्री ये दोनों है, ये दोनों सिमेट्रिकल है, बट ये क्यों? क्योंकि सिमेट्री प्लेन से जितना दूर ये है, सिमेट्री प्लेन से उतना ही दूर ये भी है, तो ये दोनों तो सिमेट्री प्लेन से इक्वल डिस्टेंट है, तो ये तो खुद सिमेट्री प्लेन के ऊपर है, ये दोनों सेम जैसे हम नहीं मान सकते, इसका ट्रीटमेंट भी इसलिए सेम हम नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये चीज। तो यहाँ तक तो आ गया। अच्छा इसके बाद क्या रह गया, बी से जी, लो जी लगाओ टिक्का, तो बी से जी एक कैपेसिटर आ गया, और सी से एफ, सी से एफ, यानी ये दोनों तो ऐसे ही लग गए पैरेलल। अब अगर जरा ध्यान से देखो, दिस इज टू दिस इज इक्वल टू दिस इज टू दिस होगा, यानी नेटवर्क देख के आइडिया लग रहा होगा। इससे क्या होगा,
क्यों? व्हीटस्टोन ब्रिज C1 by C2 is equal to C3 by C4 बराबर आ रहा है, देखो ना सब कुछ सेम है, ये 2C ये 2C और ये हो जाएगा 2 by 3C, ये भी 2 by 3C। तो अगर मैं इसके इक्विवेलेंट बनाता भी हूँ तो बेसिकली क्या होगा इसका 2C 2C 2 by 3C 2 by 3C और 2C। तो इसका तो कोई अहमियत नहीं है, 2C 2C ये और ये होगा, और ये हो गया 2C और C का सीरीज, ये 2C और इस सीरीज तो 2 by 3C। देखो ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया, यानी वही मैंने पहले काट दिया, तो 2C और C मिलके क्या होगा C, और 2 by 3C और 2 by 3C मिलके क्या होगा 1 by 3C। यानी इक्विवेलेंट हो जाएगा 4C by 3। ठीक है, अभी एक दो ना और क्वेश्चन आया हुआ है, पहले मैं देख लेता हूँ, इनमें आंसर्स देख लेता हूँ कि आंसर किस किस का सही है। आई डोंट नो, आदित्य माथुर ने शायद 4C by 3 दिए थे और 4C by 3 दिए थे, अंश अग्रवाल, सागरिका ने बाद में आंसर चेंज करके वो भी 4C by 3 दिए। चलो गुड, ठीक। अच्छा मीनवाइल एक और क्वेश्चन था, सोम का जो आंसर था क्वेश्चन था वो तो मैंने आंसर कर दिया है। they have asked कि अगर मान लो वैल्यूज ऑफ कैपेसिटेंस आर चेंज देन पोटेंशियल विल नॉट बी इक्वल, देन व्हाट टू। देखो सुनो, मैंने पहले ही बोला इज दैट हमारे पास एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है और वो है किरचॉफ्स लॉ। इसलिए ऐसे दुनिया में कोई क्वेश्चन नहीं है कैपेसिटेंस का, चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्यों नेटवर्क क्यों ना हो, जो कि किरचॉफ्स लॉ से सॉल्व ना हो। लेकिन किरचॉफ्स लॉ के साथ दिक्कत क्या है कि बड़े बड़े इक्वेशंस होते हैं, और अगर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा तो बहुत सारे लूप्स होंगे और हमें एक एक लूप का अलग अलग इक्वेशन लिखना पड़ता है, तो दैट मेक्स द टास्क प्रीटी टीडियस। तो देखो किरचॉफ्स लॉ वाला रूट या मेथोडोलॉजी कोई बहुत ज्यादा डिजायरेबल तो नहीं, लेकिन अगर याद करके देखो जब हमने एंटी व्हीटस्टोन ब्रिज और ब्रिज क्या बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज और एंटी व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था, तो मैंने एक जनरल ब्रिज भी साथ में बताया था। तो मैंने दिखाया था कि उसमें तीन तीन इक्वेशन लिखना पड़ा, दो अंदर के लूप और एक बाहर का सेल लगा के, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो यानी अगर 25 लूप होगा तो 25 लूप के 25 इक्वेशन और एक बाहर का यानी कम से कम 26 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। तो देयरफॉर अगर मान लो इसी क्वेश्चन में अगर कैपेसिटेंस रैंडम कर 2 में 3 में 7 में 29 में 18 में इस तरह से, तो रैंडम करो तो चार्ज का कोई सिमेट्री तो होगा, कोई जोड़ना ज्वाइन करना वगैरह सब बेकार हो जाएगा। ऐसे में क्या करना पड़ेगा, जितने भी लूप्स है ना, अब क्यूब में कई सारे लूप्स होंगे, क्यूब में ये भी एक लूप है, ये भी एक लूप है, ये भी एक लूप है, नीचे वाला एक लूप है, पीछे वाला एक लूप है, इस तरफ वाला लूप है, बड़े सारे लूप्स हैं। तो पहले तो सारे लूप इक्वेशन तुमको इक्वेशन के फॉर्म में बांधना पड़ेगा, मतलब लूप्स को इक्वेशन के फॉर्म में बांधना पड़ेगा। ये तो नंबर 1। नंबर 2 इज दैट एक बाहर की बैटरी भी जोड़ना पड़ेगा, जो भी है, फिर उस बाहर का भी इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो एक बाहर का और जितने अंदर लूप्स होता है उसके एक एक इक्वेशन, इन सबको अगर कंप्लीट करो तब जाके एक जनरल क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो ऑब्वियसली वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है नहीं, कि इतना तो नहीं आएगा खास करके क्यूब में, तो देखो डोंट वरी ऑन दैट। द ओनली पॉइंट इज दैट अगर क्वेश्चन में सिमेट्रिकल सी है यानी सारे इक्वल जैसे सी है, तो कहीं ना कहीं सिमेट्री के कारण क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। पर तुम बोलोगे नहीं मैं तो जो है रैंडम वैल्यूज लेके सॉल्व करना चाहता हूं, तो देन ऑब्वियसली यू हैव टू गो टू दैट लूप इक्वेशन व्हिच इज द किरचॉफ्स लॉ इक्वेशन एंड इट विल बी अ वेरी लॉन्ग मेथड। तो आई थिंक समय के अंदर फीजिबल नहीं होगा, ठीक है ना। अरिहंत सेड कि कैन बी डू इट बाय टेकिंग अ टॉप व्यू डायग्राम। एक्चुअली मैं बोलूंगा टॉप व्यू डायग्राम मत बनाओ, तुम बल्कि ना यहाँ से एक व्यू, यहाँ से अगर व्यू लेते हो तो ये और ये कोइंसाइड करता है, और ये और ये कोइंसाइड करेगा, 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 तो उससे तुमको ना पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे बना। ये जो कोइंसाइड कर रहा है ना वो एक्चुअल में भी कोइंसाइड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। देखा होगा कि देखो ये दोनों कोइंसाइड कर रहा है, मतलब एक दूसरे के ऊपर यानी पैरेलल। तो देयरफॉर टॉप व्यू ना देख के
टॉप व्यू वोंट बी दैट यूजफुल, आई वुड सजेस्ट कि यहाँ से देखो, इस प्लेन से देखो, इस वाले से, तो उससे तुमको पिक्चर और ज्यादा अच्छा क्लियर दिख जाए। ठीक है, चलो तो मैं इसी सीक्वेंस का या इसी क्यूब का एक लास्ट वो दे देता हूँ, इसी क्यूब का एक लास्ट दे देता हूँ और वो भी सॉल्व कर लो। अच्छा, इस केस में एक चीज देखा होगा, इस केस में एक चीज देखा होगा कि मैं स्टार्टिंग में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बना पाया। जैसे लास्ट केस में क्या था, क्यू आया था तो Q/3 Q/3 Q/3, फिर Q/6 Q/6, ये सब सारा चीज हमने बना दिया था, यानी पूरे सर्किट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बन गया इन टर्म्स ऑफ क्यू। वो इस केस में नहीं हो पाया। इस केस में हमें नहीं पता कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट। हाँ, जब हमने सी इक्विवेलेंट निकाल लिया, पूरा सर्किट एनालिसिस कर लिया, यहाँ पे जब थे मतलब उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर, उसके बाद हम निकाल सकते हैं। सो दैट वुड बी अ क्वेश्चन बाय इटसेल्फ, बट दैट कैन नॉट बी द स्टार्टिंग पॉइंट कि चलो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा तो देयरफॉर हम सॉल्व इस तरीके से कर लेंगे, वो नहीं। सो दैट्स द डिफरेंस है, ठीक है ना। चलो लेट्स मूव ऑन नाउ। Okay, last is the similar question again. Same cube. पर इस बार वायर है यहाँ पे कनेक्ट। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। हमें लेट दिस बी फॉर होमवर्क, इसको होमवर्क में करके रखो और ये सेंड भी कर दो। फिर एक काम करो, सेंड एट दिस नंबर। ये नंबर तो पता ही है तुम लोगों को, ऐसे तो नहीं कि तुम लोगों को नहीं पता। तो सारे कैपेसिटर सी ईच है, ठीक है ना, सारे कैपेसिटर सी ईच है और तुमको इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस इस पूरे सेटअप का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। दैट इज द क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है ना। प्लीज हैव अ लुक, इसको कॉपी कर लो और इसके सॉल्यूशन सेंड कर दो आंसर के साथ। वंस यू कंप्लीट इट अमीन टू दिस नंबर, देखते हैं कितने लोग करते हैं। अच्छा, एक आंसर वैसे अरियन ने तुरंत दे दिया, ठीक है ना, कुछ ज्यादा ही जल्दी दे दिया so I don't know whether it's correct or wrong, but anyway, it doesn't matter. चलो कोई नहीं, I think we are almost at the end of the chapter, so I hope by tomorrow we should be able to wind up the chapter. मैं देखता हूँ अगर आज टाइम मिला तो मैं CPT का की भेज दूंगा, तो एक बार एनालाइज कर लेना, देन वी विल डिस्कस द पेपर टुमारो। और अगर मैं आज टाइम नहीं मिलता तो कल दूंगा, तो पेपर हम फिर परसों डिस्कस, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे, ठीक है, एंजॉय द डे। और इसके आंसर जो है इसमें भेज दो, इस क्वेश्चन का आंसर सेम क्यूब सारे सी, ठीक है। चलो हैव अ गुड डे, बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।